एपिसोड की शुरुआत होती है एसेंट बुक के बारे में एक प्राचीन कथा से। कहा जाता है कि एसेंट डेविल किंग, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर दानव था, ने अपनी पूरी नॉलेज और मैजिकल ट्रिक्स एक बुक में लिख दी थी। इस बुक के अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं, अगर कोई इन्हें सीख लेता है और प्रैक्टिस करता है तो वो स्वर्ग और धरती दोनों पर राज कर सकता है। और आज यह बुक ऑफ एस्पर मैजिक एम्परर के पास है, जिसका नाम जूजी फैन है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि यह किताब अब उसके पास है, और इसलिए हर कोई उसे पाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है, बाहर का दृश्य दिखाई देता है, जहां पर ढेर सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत दिखाने और बुक ऑफ एस्पर को छीनने आ रहे होते हैं। मैजिक एम्परर अपनी चेयर पर बैठा है, जबकि उसका ओनली डिसाइपल जो चाहेंग, बहुत बुरी खबर है, हमारे माउंटेन ट्रूप्स हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। जो चाहेंग बताता है कि 7 एम्परर्स यहाँ आने वाले हैं और उसे लगता है कि वे भी यही बुक चाहते हैं। मैजिक एम्परर जूजी फैन कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बुक का फेस मेरे पास है, मेरी ताकत तुम 7 एम्पायर से कहीं ज्यादा है। जूजी फैन जैसे ही महल से बाहर निकलता है, उसकी पूरी आर्मी उसके चारों ओर खड़ी हो जाती है। सेना उसे कहती है, तुम्हारे पास जो बुक ऑफ एस्पर है उसे हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जूजी फैन हंसते हुए कहता है, तुम सब मेरे सामने बग्स की तरह हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने यहाँ आए हो। उसके बाद मैजिक एम्परर अचानक अपनी अटैक शुरू करता है, इतनी तेजी से उनके बीच से गुजरते हुए कि वो सभी को मिनटों में खत्म कर देता है। जूजी फैन को एक आवाज आती है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे बहुत सारे सैनिक मार डाले हैं। जब वो ऊपर देखता है तो उसे 7 एम्परर्स अपने आसपास खड़े दिखते हैं। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, हमें बुक दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जूजी फैन बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं एक रॉयल लीडर हूँ, तुम सब मुझे हराकर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम सब मुझे एक साथ भी हराने की कोशिश करते हो, फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। तभी क्या तुम सच में समझते हो कि तुम हमें हरा सकते हो? तुम जानते हो कि तुम किस स्थिति में हो? अब सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तभी यह किताब होली लैंड के नाम पर है, हमें यह किताब वापस दे दो। चैन जुग फैन, जो जूजी फैन का इकलौता विश्वास पात्र है, मेरे लॉर्ड, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यह एम्परर 7 में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इमेंस पावर है जो इन सभी के सामने बेमानी है। जूजी फैन हंसते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। पर मुझे आज विलन नहीं बनना पड़ा था, तो अब मैं बनूंगा और इन सबको खत्म कर दूंगा। उसके बाद वह और जोर से हंसता है, लेकिन तभी अचानक वह चुप हो जाता है। उसकी रीढ़ में एक खंजर घुस जाता है और उसकी पीठ पर वार किया जाता है। आवाज आती है, मैं लॉर्ड, तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है, अब बस भी करो, तुम्हें अब शांति से मरना होगा। आरशी फ्रेंड, जो कि जूजी फैन का बचपन का साथी था, पीछे मुड़कर कहता है, चान, मुझे तुमने क्या कर दिया? तो इसका मतलब तुम वही गद्दार थे जिसने बुक ऑफ एस्पर की सारी इंफॉर्मेशन इन एम्पायर्स को दी और मेरे माउंटेन ट्रूप्स को मरवाया। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें ट्रेनिंग दी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चान, जो अब जूजी फैन का विरोधी बन चुका है, कहता है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन ये भी सच है कि तुमने मुझे कभी बुक ऑफ एस्पर को हाथ नहीं लगाने दिया और न ही इसे पढ़ने दिया। इस बुक को तुम सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। जूजी फैन गहरी हंसी के साथ कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ इस वजह से धोखा दिया है कि मैंने तुम्हें बुक नहीं पढ़ने दी? चान जवाब देता है, तुम इस बारे में जो सोचो सोच सकते हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है। जूजी फैन गंभीर होकर कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, तुम्हें यह समझ नहीं आया कि तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और मुझे भरोसा कर सकते थे।
तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे और मैं तुम्हें यह बुक दे सकता था। फिर अचानक जूजी फैन हंसते हुए कहता है, अब जब तुम सब बुक ऑफ एस्पर के पीछे हो तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ इस किताब को भी नष्ट कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल न कर सके। तभी 7 सम्राट पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, यह बहुत बुरी खबर है। यह कुछ ऐसा है जो खुद ही शुरू हो जाएगा। अचानक जूजी फैन अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्टर्ब कर देता है। एक भयंकर धमाका होता है और बुक ऑफ एस्पर के साथ साथ उसकी पूरी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। धमाके की गूंज में बुक भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर हीरो की मौत हो गई तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी? इस सवाल के साथ हम धरती पर वापस लौटते हैं, जहां कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं। उनके बीच में एक लड़का खड़ा होता है और तभी मैजिक एम्परर की आत्मा उड़ती हुई आती है और सीधे उस लड़के की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। लड़के के माथे पर वही निशान बन जाता है जो कभी मैजिक एम्परर के माथे पर था, यानी कि मैजिक एम्परर की आत्मा ने नए शरीर में जन्म लिया है। लड़के की बॉडी में रिबॉर्न होने के बाद जू फैन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। वह कहता है, ये मेरी नई बॉडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक नया जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे लड़के की बॉडी में। तभी एक आवाज आती है और वो उसे घूरता है। कुछ होल्स निकलते हैं और उन होल्स से कुछ हमलावर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन जू फैन उनकी तरफ देखता है और घूरकर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। डर के मारे वे सभी पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। लड़के की बॉडी में समाई आत्मा का नाम है सूप। वह आगे बढ़ता है और एक स्थान पर एक व्यक्ति बैठा होता है जिसे जू फैन पहचानता है। वह व्यक्ति कहता है, जू फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मदद करो, मैं बहुत अमीर हूँ। जू फैन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, यह व्यक्ति इस लड़के की बॉडी को पहचानता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह अपनी सेकंड लेयर में है और इसके पास बहुत अधिक ताकत है। वह आगे बढ़ता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर वह अपने हाथ से उस व्यक्ति की ऊर्जा निकालने लगता है। उस व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकाली जाती है और वह व्यक्ति चीखने लगता है। साथ ही जो फैन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे क्या समझ रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता और कहता है, तुम कौन हो? जो फैन हंसते हुए जवाब देता है, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मेरा नाम जूजी फैन है। वह एक गहरी सांस लेकर कहता है, डीनो सीक्रेट टेक्निक डोंट टच, और तुरंत उसकी बॉडी से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से खोखला हो जाता है। अब जू फैन का शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता है। वह कल्टीवेट करने के बाद खड़ा हो जाता है और उस व्यक्ति के कंकाल पर से कपड़े उतार लेता है। वह कहता है, सुबह हो चुकी है, मुझे पूरी रात इस व्यक्ति की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने में लग गई। फिर वह अपनी हाथों से कुछ इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करता है और उसे सामने पड़े पत्थर पर फेंक देता है, जिसे वह आसानी से नष्ट कर देता है। इसके बाद वह कहता है, अब एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां आऊंगा और अपना बदला लूंगा। वह फिर कहता है, जब मैं होलैंड वापस आऊंगा तब तुम सबको खत्म कर दूंगा। लुफ्न कहता है, पेनिस लड़के की बॉडी को कमल तौर पर रिपेयर कर दिया है। अब इसकी बॉडी 0 से 5th तक पहुंच चुकी है। सामने की तरफ चला जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए होली लैंड में अभी तो नहीं जा सकता हूँ। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। नीचे 2 फैमिलीज के लोग खड़े होते हैं, एक सन फैमिली और दूसरी लूप फैमिली। लूप फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होते हैं और उनके साथ उनका गार्डियन भी होता है। लूप फैमिली का गार्जियन दूसरी फैमिली से कहता है, सन फैमिली के लोगों, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम लोग ट्रैटर फैमिली के मास्टर का नाम जानते हो, सांगा। तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें सियासत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता।
इतने साल हो गए तुम्हारे साथ काम करते हुए, क्या तुम अभी तक हमें समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं? ब्लू फैमिली की लड़की उसे कहती है, सुनो गजिया, ये स्पिरिचुअल टेक्निक हमारी है। ये हमारी जनरेशन से हमारी फैमिली में चलती आ रही है। हम यह टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे। चाहे तुम हमें मार डालो, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। उसका छोटा भाई भी साथ होता है और वह कहता है, मुझे रोकना मत, मैं स्ट्रैटर को अपने हाथों से मार डालूंगा। जो फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है, लूप फैमिली वाले बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि बैंडिट्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर रखा है। वे अपनी सीक्रेट टेक्निक नहीं देंगे तो वे उन्हें मार डालेंगे। फिर वह सोचता है, और मैं लूप फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा है? ये सारे फैमिली रिलेशनशिप से मेरा क्या ताल्लुक है? वह खुद से कहता है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और जंप करते हुए वापस की ओर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वह फिर से अपने दिल पर हाथ रखता है और रुक जाता है। अजीब, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि मुझे लूप फैमिली की मदद करनी चाहिए? वह सोचता है, या फिर हो सकता है कि इस लड़के की बॉडी में मेरी कल्टीवेशन नहीं संभल पा रही, मेरी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस लड़के की बॉडी बिल्कुल कचरा है। फिर वह वहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा है और इसकी मीडियन स्टेज भी बिल्कुल ठीक है। एनर्जी का फ्लो भी सही है, सांस की रफ्तार भी ठीक है। तो फिर समस्या क्या है? फिर वह फिर से सोचता है, और अचानक उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर जाती है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट में जो पेन था वह भी खत्म हो जाता है। वह फिर से वापस आ जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यह तो मैजिक ऑफ हार्ट है। यह वो खास मैजिक है जिसे न मैजिक एम्परर और न ही डेविल किंग भी संभाल पाए। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस मैजिक को कास्ट करने वाले की बात नहीं मानते तो हम मर जाएंगे। जू फैन उस लड़के की मेमोरीज को देखता है और मैजिक ऑफ हार्ट को समझता है कि यह किसने कास्ट किया है। वह समझ जाता है कि जू फैन के दादा ने लूप फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, और उसके बाद से वह हमेशा लूप फैमिली के साथ ही रहा। उस लड़की ने हमेशा से जू फैन का विरोध किया था। जू फैन गार्जियन से कहता है, मुझे भी प्रैक्टिस करवाओ, मुझे मैजिक सीखना है ताकि मैं तुम्हारी तरह एक गार्डियन बन सकूं। गार्जियन उसे जवाब देता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जू फैन कहता है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, लेकिन एक दिन तुम बहुत अच्छे गार्डियन बनोगे। वह सोचता है, हाँ, मुझे गार्डियन बनना है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन स्ट्रांग बनूंगा ताकि मैं लूप फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। वह याद करता है कि उसके लॉस मेमोरी में ब्रांडेड ने अटैक किया था और लूप फैमिली के पेरेंट्स को मार दिया था। उसका छोटा भाई बच जाता है और जू फैन को कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह जवाब देता है, नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें बचाने का कोई चांस नहीं दे सकता। उसके बाद जू फैन अपनी नफरत के साथ कहता है, मुझे अपने आप से बहुत नफरत है। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरी बॉडी स्ट्रांग होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। लगता है कि जू फैन ने लूप फैमिली को बचाने का वादा किया था। उसका इरादा बहुत मजबूत था। अगर वह उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी में यह मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। यह किस तरह की बॉडी है जो मुझे मिली है? मैं एक मैजिक एम्परर हूँ, फिर मुझे क्यों किसी और का गुलाम बनना होगा? मुझे इस मैजिक के हार्ड शॉप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। गुलामी से तो बेहतर था कि मैं किसी की जान ले लेता। कभी एक मैजिक एम्परर था और अब इस बॉडी में आकर मुझे गुलाम बनना होगा। एक कहता है, कौन है वहां पर? जल्दी से बाहर निकालो। गार्जियन जवाब देता है, नहीं, हमारे आसपास कोई नहीं है और कोई इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं सकता।
जू फैन, क्या तुम मिस जिया से कह रहे हो कि अगर वह अपनी मार्शल टेक्निक सन फैमिली को दे देती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं नहीं चाहता कि वह अपनी मास्टर टेक्निक की कीमत पर अपनी जान गंवाए। यह तो लूप फैमिली के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिस जिया और उसका गार्डियन हैरान हो जाते हैं। वह कहती है, हमें लगता है कि हम सब मारे जा चुके हैं। जू फैन जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं मर चुका था, लेकिन यह बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वह बैंडिट्स को देखकर कहता है, इनमें से जो भी सबसे कमजोर है वह भी 6 लेयर तक है और मेरी बॉडी अभी तक सिर्फ 1 लेयर पर है। आज ये लड़का कौन है जो हमारे बीच में बोल रहा है? दूसरा बैंडिट जवाब देता है, यह पिछले कुछ सालों से हमारा गुलाम है, इसलिए यह बोल सकता है। वे इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। इसकी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस जिया का गार्डियन कहता है, यह लड़का तो पागल हो गया है। लगता है डर के कारण वह इस तरह की बातें कर रहा है। मिस जिया का छोटा भाई कहता है, हमें लगता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए। गुलाम की बातें कर रहा है। जू फैन जवाब देता है, मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वह सबको कहता है, हम वैसे ही करेंगे तो हमारी सीक्रेट टेक्निक को क्यों बचा रहे हैं? इन्हें दे दो और फिर यहाँ से चले जाओ। मिस जिया उसे कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ऐसी बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। गजिया हंसते हुए कहता है, मिस जिया, आप तो बहुत किड हैं। इस सिचुएशन में भी आप अपने गुलाम की परवाह कर रही हैं। आप उसे यहाँ से भेजना चाहती हैं ताकि उसकी जान बच सके। मिस जिया गजिया से कहती है, क्या तुम इसे यहाँ से मार सकते हो? इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, यह सिर्फ एक गुलाम है। वह बड़े बैंडिट को कहता है, जाओ और पहले इस लड़के को मारो, फिर बाकी को एक एक करके मारना शुरू कर दो, जब तक कोई न बच जाए। बड़े बैंडिट्स की स्पीड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू फैन सोचता है, मुझे हारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं इसको हर नहीं सकता, लेकिन मुझे एक मौका मिलेगा। वह ब्रांडेड जैसे बैंडिट पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन वह उसकी तलवार पकड़कर गिरा देता है। जू फैन अपनी तलवार पकड़ता है और बैंडिट के पेट पर वार कर देता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह फिर से बैंडिट पर अटैक करता है और फिर सामने भागते हुए सोचता है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा क्योंकि मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता। वह सीधे मिस जिया और उसके भाई की ओर जाता है और कहता है, मुझे सिर्फ इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट इन दोनों के कारण है। फिर वह तेजी से उन दोनों को उठाकर भाग जाता है और बाकी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। गजिया अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो और उनको पकड़ कर लो, जबकि उनका गार्जियन कहता है, इन लोगों को यहीं पर रोको ताकि उनको यहाँ से दूर ले जाए। जूओ फैन उन दोनों को उठाकर अभी भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है, जहां तक रात हो जाती है। मिस जिया कहती है, मैं अपने लोगों को पीछे करने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से जान दो, मुझे वापस जाना है। जूओ फैन जवाब देता है, तुम सिर्फ हमारी फैमिली के गुलाम हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे जल्दी से नीचे उतार रही हो। वह भागते हुए रुक जाता है और मिस जिया को उठाकर सामने रख के साथ फेंक देता है। हमें जल्दी से वापस जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के गॉड्स मारे जाएं। जूओ फैन उसे कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो हो ही वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम वहां पर जाकर उन सारे बैंडिट्स को मार सकती हो? वह मिस जिया को उतार देता है, लेकिन उसके छोटे भाई को अभी भी उठाकर रखा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उसका छोटा भाई चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? अब जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। मैं और मेरी बहन वापस जाएंगे और उनका सब फाइट करेंगे। एक और कहता है, बच्चे, कहानी तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी बैक में थप्पड़ लगाऊं। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वह हंसना शुरू कर देता है।
हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। आवाज सुनाई देती है और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वाकई में उसकी बैक में थप्पड़ लगा देता है। वह अपनी बहन के पास बैठा होता है और रो रहा होता है। मिस जिया उसे कहती है, तुमने तो हद कर दी। तुम एक नोबेल फैमिली के लड़के को कैसे पीट सकते हो? रूपेण कहता है, ये तो छोटे मास्टर के लिए बहुत ही छोटी सजा है। अगर तुम लोग वहां पर वापस जाती हो तो तुम लोगों के हाथों मारे जाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर छुपाने के लिए कोई जगह है? मिस जिया जवाब देती है, जहाँ पर तो सर खुला एरिया है, फार्म्स हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेस्ट वाली साइड पर एक घना फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ के सारे इलाके को ब्रांडेड अच्छी तरह से जानते हैं। जुओ फैन कहता है, चलो फिर इस फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। आगे आगे चलना शुरू करता है और कहता है, अपने भाई को भी पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ कर रखना ताकि वह भाग न जाए। मिस जिया उसे घूरती है और कहती है, एक बार हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। तुम हमारी फैमिली के गुलाम हो, कोई मालिक नहीं। फिर वे लोग एक बड़े जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। जुओ फैन कहता है, क्या यही वो फॉगी फॉरेस्ट है? मिस जिया जवाब देती है, हाँ, जहाँ पर सालों से ये लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कोई भी फॉगी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बार तो अंदर चले गए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिस जिया उसे कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सन फैमिली वाले अचानक हमारे पीछे क्यों आ गए हैं। उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। जुओ फैन उनसे कहता है, यह जगह ट्रैप्स सीखने के लिए बहुत अच्छी है। मेरे छोटे भाई को लेकर तुम इस जंगल के अंदर चली जाओ, मैं उन बैंडेज को यहीं रोक दूंगा। वह जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। अगर तू मेरे साथ नहीं होगी तो मैं बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, और अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। जुओ फैन कहता है, अगर तुम वहां वापस जाती हो तो तुम भी मेरी जोगी हो, इसलिए यहीं रहो और अपने भाई की हिफाजत करो। तुम्हारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां बलिदान दिया है। मैं चाहता हूं कि यहीं इसी जंगल में ट्रैप्स लगाकर संगोजिया को खत्म किया जाए। मिस जिया कहती है, तुम पागल तो नहीं हो? तुम अकेले उन सब को कैसे हरा सकते हो? वे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। गंज के पास सबसे ज्यादा पावर है और उसके साथ और लोग भी हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। उसका भाई भी चिल्लाकर कहता है, तुम तो सिर्फ एक गुलाम हो जिसके पास कोई पावर नहीं है। मिस जिया कहती है, अगर तुम मेरे गार्जियन के साथ मिलकर उनसे लड़ाई करती हो तो भी तुम उन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जुओ फैन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वे बैंडेज मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वे तो बहुत कमजोर हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। फिर वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरी बात सुनो या फिर वापस चली जाओ और मेरी जोगी बनो। तुमसे वह स्पिरिचुअल स्टोन नहीं ले सकी, इसलिए अब वह स्टोन मुझे दे दो। लो फैमिली का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने भविष्य को बचाना चाहती हो? तो जल्दी से वह स्टोन मुझे दे दो, प्लीज। मिस जिया अपनी उंगली से पहनी हुई रिंग उतार देती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, यह मेरी लो फैमिली का ट्रेजर है, इसे गुमाना मत। अगर तुमने मुझे धोखा दिया और इसे लेकर यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुओ फैन जंगल के अंदर चला जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फॉर्मेशन बिछा कर आता हूँ। मिस जिया का छोटा भाई कहता है, हमारा गुलाम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मिस जिया कहती है, कोई बात नहीं अगर वह ज्यादा बोल रहा है, लेकिन उसने हमारी मदद की है। यह कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है जो पीछे बैठकर चुपचाप बातें सुनते रहते हैं लेकिन मदद नहीं करते। जबकि मिस जिया सोच रही होती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जुओ फैन बदल चुका है।
जुओ फैन की फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहां पर अपनी फॉर्मेशन बिछाते हुए रिंग को अपनी हथेली में पकड़कर कुछ बोलता है। रिंग चमकना शुरू कर देती है। उसका भाई जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, वह और मिस जिया हैरान होकर देखते हैं कि फॉगी फॉरेस्ट की सारी धुंध खत्म हो जाती है। मिस जिया कहती है, क्या यह सब तुमने किया है? ये सब कैसे गायब हो गया? जुओ फैन जवाब देता है, शांत हो जाओ। हाँ, ये सब मैंने ही किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वह कहता है, चलो मेरे पीछे हॉकी फॉरेस्ट के अंदर आओ। मैं तुम्हें कुछ मैजिकल स्पेल सिखाऊंगा जिनकी मदद से तुम यहाँ के ट्रैप्स को एक्टिवेट कर सको और अपने दुश्मनों को खत्म कर सको। मिस जिया हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम्हें मैजिकल स्पेल्स कहाँ से आती हैं? क्या तुम सच में उन सबको हराना चाहते हो? वह उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। मिस जिया सोच रही होती है, मैजिकल फॉर्मेशन और अरेंजमेंट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी इनके सामने बेकार हैं। लेकिन जुओ फैन तो सिर्फ एक गुलाम है, इसके पास ऐसी मैजिकल फॉर्मेशन कहाँ से आई? मीन ज्यू से कहती है, तुम ये कैसे करने वाले हो? जू पहन से कहता है, तुम्हें इस बड़े में सोने की जरूर नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, एक्टिवेट कैसे करना है, हम बस वेट करेंगे उनके करने का। नेक्स्ट सीन में उसके लोग उसे बताते हैं कि वो लोग 40 के अंदर चले गए हैं। गार्जियन उसे कहता है, तुम मुझे अभी मार डालो, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है? अगर मैं बस गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबका बदला लूंगा। जी ने मारा है। गॉर्जियस उसे कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूर है। मैं तुम्हें हॉस्टल में आकर रखूंगा। वैसे भी पता है कि मिस यू बहुत ज्यादा किड है। वो तुम्हें जब इस हालात में देखेगी तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल नर्सिंग मुझे दे देगी। और वैसे भी इस पोकी पर रेस्ट के अंदर हमें रास्ता नहीं पता। हम लोग पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। लोग जैसे ही होगी फॉरेस्ट के अंदर इंटर होने वाले होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक बांदा कहता है, सुन गंजिया, जरा सामने देखो, वहां पर दर्द के नीचे कोई बैठा हुआ है। लोग जब थोड़ा गौर से उसे देखते हैं तो वो जू फैन होता है। वो कहते हैं, ये तो वही लड़का है जिसने उसे बड़े ब्रांडेड को मारा था। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम लोग आने में बहुत डर कर दी। एक गुलाम होकर तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहाँ पर करने के लिए बैठे हुए हो। वो साथ ही आपने एक बंदे से कहता है, जो जल्दी करो, इसे पकड़ लो और मेरे लिए मार डालो। और वो बांदा आगे बढ़ता है। जैसे ही बांदा उसके करीब पहुंचता है और अपनी तलवार चलाकर जुओ फैन पर हमला करने वाला होता है, जुओ फैन कहता है, मैंने लो फैमिली के सदस्य और उसके भाई दोनों को पैरालाइज कर दिया है। अब वे दोनों मेरे कब्जे में हैं। सुन गंजिया जल्दी से कहता है, रुक जाओ, इसे मत मारना। सुन गंजिया वहीं पर रुकता है और कहता है, जैसा तुमने कहा कि तुमने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है और वे तुम्हारे कब्जे में हैं, क्या यह सच है? जुओ फैन खड़ा होता है और कहता है, सुन गंजिया, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। सुन गंजिया कहता है, तुम मेरे साथ कैसी डील करना चाहते हो? जुओ फैन कहता है, मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने भविष्य की आजादी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लो फैमिली का गुलाम हूँ और मुझे सारी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना। मुझे भी एक फैमिली का मास्टर बनना है। सुन गंजिया और उसके साथी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुन गंजिया कहता है, तुमने लो फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? जुओ फैन जवाब देता है, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि लो फैमिली खत्म हो चुकी है और तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे मार डालोगे तो क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नई शुरुआत करूं। तुमसे मदद लेकर मैं मास्टर बन सकता हूं। वैसे भी अगर मैं उन दोनों को छिपा कर रखूंगा तो वे विरोध करेंगे। उन दोनों को तुम्हारे हवाले करके मैं खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। जुओ फैन जंगल के अंदर एक रेड कलर का धागा बिछा देता है और कहता है, इस धागे के उस छोर पर वे दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं। सिर्फ मुझे ही पता है कि सही मोड़ कौन सा है और उन्हें वहां तक कैसे ले जाना है।
अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए मैं तुम्हें अपनी मैजिक ताकत सौंप देता हूँ। मैं आगे आगे चलूंगा और तुम अपने साथियों के साथ मेरे पीछे आना। सुन गंजिया कहता है, तुमने तो वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है। इस ताकत की मदद से हम लोग इस हॉकी फॉरेस्ट से बाहर भी आसानी से निकल सकते हैं। सुन गंजिया कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, हमें रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो। गार्जियन भी कहता है, तुम भी बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने लो फैमिली को धोखा दिया है। अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें श्राप देकर मरूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी कभी अच्छी ना गुजरे। फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद जुओ फैन रुक जाता है। सुन गंजिया कहता है, तुम यहाँ क्यों रुक गए हो? यहाँ पर तो वे लोग नहीं हैं। कहाँ हैं वे लोग? जुओ फैन पीछे घूमता है और कहता है, सुन गंजिया, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ उन दोनों को तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहाँ तुम्हें मारा जाएगा। सुन गंजिया जल्दी से जुओ फैन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जुओ फैन गायब हो जाता है। वहां लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। सुन गंजिया गुस्से में कहता है, जल्दी से यहाँ से ना निकलने का रास्ता देखो। उसके साथी कहते हैं, लेकिन हम लोग वापस नहीं जा सकते। वो सुरंग का धागा जो उसने भी पकड़ा हुआ था वो किसी ने काट दिया है। गाजियाबाद कहता है, तो वैसे मार डालूंगा। वहां पर जितनी भी फॉग होती है वो सारी सुरक्षा में उनसे कहता है, तो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और ना ही कभी मार पाओगे। गाजियाबाद के साथ ही बाकी लोग कहते हैं, आई के पर हो क्या रहा है? ये सारी फॉग कलर रेड कैसे हो गई? गंज साहब कहते हैं, अलर्ट रहना, आपने एक गिफ्ट देखते रहो। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका एक भी साथी पीछे नहीं होता। वो सारे गायब हो जाते हैं। गाजियाबाद कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन छुपाई गई है। गाजियाबाद को फौरन समझ आ जाता है। गाजियाबाद कहता है, ये तो मैजिक है। यहाँ पर कोई मैजिकल एरिया बिछाई गई है। जंगल के एक दूसरे हिस्से का सीन होता है जहाँ पर जुओ फैन है। एक फॉर्मेशन बनाई गई होती है। फॉर्मेशन के सेंटर में मिस जिया बैठी होती है, जबकि बाकी के 3 लोग उसके साथ खड़े होते हैं। फॉर्मेशन का मैजिक मिस जिया कंट्रोल कर रही होती है। जिया कहती है, मैंने कर दिया, उन सबको मैंने अलग कर दिया। एक एक करके वो सारे गायब हो गए हैं और इसके अलावा हमने टोइंग को भी बचा लिया है। अब आगे तुम क्या करने वाले हो? जुओ फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके करीब जाकर कहता है, मिस जिया, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ एक नई मैजिक कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। जुओ फैन उसके हाथ को फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो कहता है, उन सबको मार डालो। फॉर्मेशन के अंदर से कुछ भूत निकलते हैं। वो सारे भूत उड़ते हुए सीधे उस रेड बस की तरफ चले जाते हैं जहां गंजिया और उसके साथी हैं। गंजिया के साथी भूतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये किस तरह के भूत हैं? गंजिया के 2 साथी खड़े होते हैं। उनमें से एक की बॉडी के अंदर एक भूत चला जाता है और उसे मार देता है। दूसरा साथी घबरा कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भूत उसके पीछे जाता है और उसकी कमर के रास्ते घुसकर मुंह के रास्ते बाहर निकलता है। उसकी आत्मा को चूसकर वो उसे मार देता है। गाजियाबाद भूत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसके हाथ से छूटकर उसके अंदर चला जाता है। गाजियाबाद कहता है, तुम कौन हो? तुम क्या चीज हो? वहीं पर जुओ फैन आता है और कहता है, जहन्नुम में जाओ और जाकर किंग ऑफ हेल से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। साथ ही जुओ फैन कहता है, मिट्टी से बनी सारी चीजें मिट्टी में वापस चली जाती हैं, जबकि मेरे भूत किसी को खत्म करने के बाद वापस मेरे पास आ जाते हैं। वहां पर अपनी अलग फॉर्मेशन बनाई होती है।
जिस फॉर्मेशन में मिस जिया बैठी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मिस जिया यह देखकर हैरान हो जाती है। वो सारे भूत जुओ फैन की तरफ वापस चले जाते हैं और उसकी बॉडी में समा जाते हैं। जैसे जैसे भूत उसकी बॉडी में समा रहे होते हैं, जुओ फैन कहता है, मैं सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया हूं। वो कहता है, मैं नाइट लेवल पर पहुंच चुका हूं। इसका मतलब है कि जितने लोगों को मैंने मारा है उन सब की आत्माएं मेरी पावर बन चुकी हैं। जुओ फैन कहता है, चलो अब मेरे पास सारी पावर आ गई है। अगर मुझे कुछ और लोग मिल जाएं तो उनकी पावर भी मैं ले सकता हूं, फिर मजा आ जाएगा। वो कहता है, मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ये महसूस हो रहा है। जुओ फैन कहता है, अब जबकि मैंने सारी एनर्जी कलेक्ट कर ली है, अब मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं इस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकूं। उसी समय बाकी 3 लोग वहां पर भागते हुए आ जाते हैं। वो कहते हैं, जुओ फैन, तुम कहाँ चले गए थे? वो फॉर्मेशन जो तुमने बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। साथ ही वो कहते हैं, यहाँ पर जितनी गायब हो गई। जुओ फैन उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट हो गई। हो सकता है कि गजिया की पावर बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई। जुओ फैन कहता है, मैं तो शंकर जी और उसके दोस्तों को देखने के लिए गया था कि वो मारा गया या नहीं, और अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे मारे गए। इस वक्त डबलिंग आगे बढ़ता है और जुओ फैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ? जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने श्राप लगा दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम तो उनके लिए द्रव्य छुपा रहे थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। यहाँ तक कि अगर तुम मेरा सिर काटना चाहते हो तो मेरा सिर भी काट सकते हो। जुओ फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा वफादार है। साथ ही उसे अपने डिसिपल की याद आ जाती है जो चैन का था। वो कहता है, काश मेरा डिसिपल भी इस तरह का वफादार होता और आज मैं यहाँ पर नहीं होता। जुओ फैन उसे कहता है, तुम हमारी फैमिली के हेड गार्ड हो और मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ। तुम्हें गुलाम के सामने इस तरह नहीं झुकना चाहिए, और गुलाम होते हुए मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? और दूसरी बात, ये ट्रैप का आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सब कुछ किया तो मिस जिया ने। हमने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो जिया की वजह से है। डबलिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मिस जिया, क्या वाकई आपने मेरी हेल्प की है? आप तो बहुत ज्यादा महान हैं। साथ ही वो खुश होकर कहता है, हमारी न्यू फैमिली का हाथ बिल्कुल सुरक्षित है, अब हमारी न्यू फैमिली उभरेगी। जुओ फैन कहता है, वैसे तो मेरा मकसद इसको प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग पेन सिटी में कई फैमिलियों के पास जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें तो ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कई फैमिली का जो लड़का है उसकी शादी जिया के साथ होने वाली है। जुओ फैन उसकी बात सुनकर सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पेन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, अगर हम इस जिया को उनके हवाले कर देते हैं, हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा मैजिक ऑफ हार्ट खत्म हो जाए और मेरे ऊपर से श्राप उठ जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जुओ फैन एक्साइट हो जाता है और उनसे कहता है, चलो फिर जल्दी से चलते हैं और उसकी शादी करवाते हैं। इस वक्त एक और सीन आता है जहां पर एक बंदा एक मास्टर के पास आता है और उससे कहता है, मैं वापस आ गया। मास्टर उससे पूछता है, क्या तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? वो कहता है, नहीं, सन कौन सी मारा गया है, पर लूप फैमिली वाले फ्रेंड्स सिटी में चले गए हैं कई फैमिलियों के पास। मास्टर कहता है, उन पर नजर बनाए रखो। उसके जाने के बाद मास्टर अपनी चेयर से उठता है और साथ वाले रूम में चला जाता है। पैरालाइज्ड हालत में पड़ी होती है। पुराना दोस्त वहीं पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहां पर आओगी। जैसे ही मुझे फॉर्म ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन की टेक्निक मिल जाएगी, मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा, फिर तुम दोनों जी भर कर मिल लेना। साथ ही वो जोर से हंसना शुरू कर देता है।